हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरोमणि अकाली दल के किस नेता का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है हरसिमरत कौर बादल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। साथ ही 2 कृषि विधेयकों को किसान विरोधी ठहराते हुए उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। स्वीडन के अरमान डुप्लेंटिस ने किस खेल के आउटडोर इवेंट में यूक्रेन के सर्जेई बुबका का 26 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है पोल वॉल्ट। स्वीडन के अरमान डुप्लेंटिस ने हाल ही में पोल वॉल्ट के आउटडोर इवेंट में यूक्रेन के सर्जेई बुबका का 26 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सर्जेई बुबका ने वर्ष 1994 में इटली में 6.14 मीटर ऊंची छलांग लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हाल ही में रोम में हुई डायमंड लीग में दूसरे अटेम्प्ट में 6.15 मीटर ऊंची छलांग लगाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघा मजूमदार की ए बर्निंग और ब्रिट बेनेट की द वैनिशिंग हाफ को नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। न्यायाधीशों के नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है और विजेताओं की घोषणा 18 नवंबर को की जाएगी। 10 पुस्तकें जिन्हें फिक्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है, उनमें मेघा मजूमदार द्वारा ए बर्निंग और ब्रिटिश बेनेट द्वारा द वैनिशिंग हाफ शामिल हैं। नेशनल बुक अवार्ड पुरस्कार नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये प्रत्येक 5 श्रेणियों फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री, ट्रांसलेशन और यंग लोगों के साहित्य में सालाना दिए जाते हैं। 1950 में प्रथम नेशनल बुक अवार्ड प्रदान किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने रक्षा में 74% और 74% से अधिक एफडीआई की अनुमति दी। सरकार ने रक्षा में स्वतः मार्ग के माध्यम से 74% एफडीआई और सरकारी से 74% से अधिक एफडीआई की अनुमति दी है। 74% से अधिक एफडीआई को सरकारी माध्यम से अनुमति दी जाएगी यदि यह आधुनिक तकनीक तक पहुंच प्रदान करेगा या अन्य कारणों से दर्ज किया जाएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार अधिसूचना के विभाग का कहना है कि एफडीआई गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी पर निर्भर है और यह रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। जुलाई 2018 में सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा में 49% एफडीआई तक की अनुमति दी है। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ एफडीआई की सीमा बढ़ाई है। इसका उद्देश्य घरेलू को समर्थन देना है। वर्तमान में भारत अपने सैन्य उपकरणों का लगभग 72% आयात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को प्राथमिकता आदेश 2017 में संशोधन किया। सरकार ने सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 में संशोधन किया है।
अब मंत्रालय विभाग वर्ग 1 और वर्ग 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए उच्च न्यूनतम स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं को सूचित कर सकते हैं। इससे पहले वर्ग 1 के आपूर्तिकर्ताओं के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकता 50% और वर्ग 2 के आपूर्तिकर्ताओं के लिए 20% तय की गई थी। वर्ग 1 आपूर्तिकर्ता का सामान किसी भी बोली के लिए उपलब्ध है, लेकिन द्वितीय श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं के सामान 200 करोड़ रुपए से कम की बोली के लिए ही पात्र होंगे। देश की ऐसी कंपनियां जो भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद का हिस्सा नहीं बनने देती हैं, उन्हें उस नोडल मंत्रालय से संबंधित वस्तुओं के लिए भारत में सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी मंत्रालय या विभाग जिनकी खरीद प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए से अधिक है, अगले 5 वर्षों के लिए अपने खरीद अनुमानों को अपने वेबसाइट पर अधिसूचित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेपी नड्डा ने बीजेपी के मुखपत्र कमल संध्या का विशेष संस्करण लॉन्च किया। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर कमल संध्या का विशेष संस्करण जारी किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की यात्रा पर प्रकाश डाला गया है। इस अवसर पर श्री नड्डा ने लोकसभा में 3 कृषि विधेयकों के पारित होने की सराहना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां से होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक 2020 पास हो गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है राज्यसभा। हाल ही में राज्यसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक 2020 पास हो गया है। अब राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद ये बिल लागू हो जाएगा। कांग्रेस सदस्य रिपुन बोरा के मुताबिक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसके स्थान पर संचालक मंडल की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती का हाल ही में निधन हो गया है, तो वे किस पार्टी के नेता रहे हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बीजेपी। बीजेपी पार्टी के नेता रहे और नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती का हाल ही में 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती समर्पित कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाला विश्व का तीसरा बल्लेबाज बन गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बाबर आजम। पाकिस्तान के बाबर आजम T20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने T20 करियर के 191वें मैच में यह मुकाम हासिल किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वालों की सूची में वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का प्रथम स्थान है और नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन मार्श हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु जल संधि की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो दोस्तों, 19 सितंबर 2020 को सिंधु जल संधि की 60वीं वर्षगांठ को मनाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 19 सितंबर को इस विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई संधि की 60वीं वर्षगांठ थी। संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलज के पानी पर नियंत्रण
भारत को दिया गया था। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी पर नियंत्रण दिया गया था। भारत सिंधु नदी के कुल पानी का लगभग 20% इस्तेमाल करता है, जबकि शेष पानी पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। भारत ने पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए विभिन्न बांधों का निर्माण किया है, जैसे भाखड़ा बांध का निर्माण सतलज नदी पे किया गया, पौंग और पंडोह बांध का निर्माण व्यास नदी पर, रंजीत सागर बांध का निर्माण रावी नदी पर किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के 8 तटों की सिफारिश की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि पहली बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के 8 समुद्र तटों की सिफारिश की गई थी। ये 8 समुद्र तट हैं गुजरात में शिवराजपुर, दमन और दीव में घोगला, कर्नाटक का कासरकोड और पदुबिद्री बीच, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान और निकोबार में राधानगर बीच। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाने के लिए एक आभासी कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई। 1986 से 100 देशों में सितंबर के तीसरे शनिवार को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान भारत ने अपने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत अपना स्वयं का इको लेबल बीम्स लॉन्च किया। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान तटीय क्षेत्रों के सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन की अवधारणा शुरू की गई थी। ब्लू फ्लैग एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और स्थानीय नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को दिया जाता है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा प्रमाणित पत्र भी दिया जाता है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बॉलीवुड एक्टर को अपनी अर्बन क्रूजर कॉम्पैक्ट SUV के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है आयुष्मान खुराना। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को अपनी अर्बन क्रूजर कॉम्पैक्ट SUV के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अर्बन क्रूजर के द्वारा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एंट्री करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि का आवंटन किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है 818 करोड़। ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 818 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के लिए 267 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के साथ कई परामर्श किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर किसने द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस वर्ष के पुरस्कारों के लिए 900 से अधिक संस्थानों ने पंजीकरण कराया था। 14 श्रेणियों में चुने गए 34 संस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को समग्र श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा पर पहल के अंतर्गत किसने भारतीय भाषाओं का संवर्धन विषय पर वेबिनार का आयोजन? दोस्तों, इसका उत्तर है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL ने हाल ही में शिक्षा पर पहल के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का संवर्धन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पर्व के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के केंद्रीय बिंदुओं को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए वेबिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पेमेंट गेटवे क्या है? तो दोस्तों, पेमेंट गेटवे एक ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर है। ऑनलाइन व्यापारियों, ई-व्यवसायियों या इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के लिए यह उपयोगी है। पेमेंट गेटवे व्यापारियों और ग्राहकों के बीच तीसरा पक्ष होता है जो भुगतान व्यापारी के खाते में भेजता है। यही व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट में लागू होगी। यह ई-कॉमर्स से भिन्न होगी। इसमें सिर्फ दान की राशि खाते में स्थानांतरित हो सकेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।